हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स। These are the non-living components of habitat, for example air, water, soil and temperature extra। देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एक्स्ट्रा। हमने अभी लास्ट क्लास में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था जो अफेक्टेड होते हैं डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट से। So first is light. We already know that plant need sunlight to live, grow and to make food. Animal need plants for oxygen and food. हम सबको पता है कि जो प्लांट है वो उनको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए और फूड को बनाने के लिए, यानी टू मेक फूड। एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए। इवन जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है वो भी एनिमल्स को ईट करते हैं, लेकिन वो एनिमल्स भी तो प्लांट्स पे डिपेंड है ना, इसीलिए देयरफॉर नो बायोटिक कंपोनेंट कैन सर्वाइव विदाउट सनलाइट। इसीलिए कोई भी बायोटिक कंपोनेंट जो है वो बिना सनलाइट के सर्वाइव नहीं कर सकता। The total time in a day that plant is exposed to sunlight has affected its flowering process and fruit development। जो टोटल टाइम है डे में उसमें जो प्लांट है वो एक्सपोज रहता है सनलाइट से, जो अफेक्ट करती है उसकी फ्लावरिंग प्रोसेस को और फ्रूट डेवलपमेंट को। जैसे कि आपको पता है कि जो सम प्लांट है जो फ्लावर है वो एक्सपोजर रहता है उनका सनशाइन में लॉन्ग पीरियड के लिए, और बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो फ्लावर है वो ज़्यादा लंबा एक्सपोजर रहता है उनकी डार्कनेस में, यानी कि डार्क में उनका ज़्यादा लंबा एक्सपोजर रहता है, सनलाइट में उतना नहीं होता है। एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय द सनलाइट। एनिमल्स जो है वो भी अफेक्टेड होते हैं सनलाइट से। दैट विल हैपन टू अ पर्सन हु लिव इन अ डिंकी डैम्प हाउस एंड विच डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट। कि क्या होगा अगर कोई एक पर्सन ऐसी जगह रहेगा जहाँ पर कोई भी सनलाइट रिसीव नहीं हो रही है, जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है। वाई वेल वेंटिलेटेड एंड दी वेल लिट हाउस कंसिडर बेटर। क्यों? जो ज़्यादा वेंटिलेटेड यहाँ पर और जिस हाउस में ज़्यादा बेटर सनलाइट आती हो वो कंसिडर किया जाता है बेटर। क्यों? इसका रीज़न देख लेते हैं। लाइट अफेक्ट्स द ब्रीडिंग एक्टिविटी ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो लाइट है वो ब्रीडिंग एक्टिविटी जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स की उन पे भी अफेक्ट करती हैं। एनिमल्स जो लिव करते हैं डार्क केव्स में, जिन उनकी बहुत ही ज़्यादा छोटी आई होती है, आँख होती है और समटाइम्स टोटली एब्सेंट होती है इन दी फिशेस, जैसे कि केव फिश होती है। अब सम एनिमल्स आर एक्टिव ओनली इन डार्क। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं सिर्फ अंधेरे में और वो डे लाइट में नहीं आते। उन एनिमल्स को नॉक्टर्नल एनिमल या नॉक्टर्नल क्रिएचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? नॉक्टर्नल क्रिएचर्स बोलते हैं, जैसे कि बैट, आउल, कॉकरोच, ये सारे क्या है? नॉक्टर्नल क्रिएचर्स हैं। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो फोटोट्रॉफिज्म एंड दैट इज मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ सनलाइट। बहुत से ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो शो करते हैं फोटोट्रॉफिज्म, जो यानी कि इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट शो करते हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ सनलाइट। प्लांट्स और एनिमल्स जो मूव करते हैं टूवर्ड्स द लाइट उन्हें क्या कहते हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, और वो जो अवे मूव करते हैं सनलाइट से उन्हें नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक कहते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो शूट है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होती है और रूट जो होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होती है। जैसे कि जो फ्लावर है, जो सनफ्लावर है वो क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है, यानी कि वो टुवर्ड्स दी सनलाइट की तरफ, जिधर सनलाइट होगी उधर ही उसका जो फ्लावर होता है वो मूव करता है। सेकेंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इन वेरियस वेज। जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है बोथ प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारे डिफरेंट वेज में। प्लांट्स आर एडवर्सली इफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली हाई एंड एक्सट्रीमली लो। जो प्लांट्स होते हैं वो एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है या एक्सट्रीमली लो हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को और प्लांट्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट्स को। टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है बॉडी की कलरेशन को,
समटाइम्स एनिमल्स में, और इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स जो वार्म क्लाइमेट में रहते हैं उनकी डार्कर स्किन होती है। Temperature also affects the size of an animal and the relative proportion of various body parts. For example, some birds and animals have greater body size in cold region. Mammals living in the cooler areas are shorter tails, snouts and ear and legs. देखिए जो टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करता है साइज ऑफ एनिमल्स को और उसके रिलेटिव प्रोपोर्शन की उसके बॉडी पार्ट्स के, जैसे कि बहुत से बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा बिग ग्रेटर बॉडी साइज होता है जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, जैसे पोलर बियर है, ठीक है। मैमल्स जो लिव कर रहे हैं कोल्डर एरियाज में उनके शॉर्टर ईयर्स होते हैं, लेग्स होते हैं और शॉर्टर टेल्स होती हैं। वेयर एज कि जो वार्मर एरियाज में या वार्मर क्लाइमेट में रह रहे हैं उनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं, लॉन्ग टेल्स होती है। थर्ड इज रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन एंड द एनिमल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। देखिए जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि उस जगह की वेजिटेशन क्या है होगी, और एनिमल पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया की होगी, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है रेनफॉल से। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है वो हाई यानी कि हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जो प्लेसेस जो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं विंटर में और जो लो रेनफॉल रिसीव करते हैं समर्स में, वहाँ पर मेनली श्रब्स होते हैं और स्टंटेड हाइट के प्लांट्स होते हैं और जिनकी थिकी और लेदरी और एवरग्रीन लीव्स होती हैं। Areas with heavy rainfall during the summer and low rainfall in the winter mainly have grasslands। वो एरिया जिसकी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है समर के टाइम में और लो रेनफॉल होती है विंटर के टाइम पे, तो वो एरिया कैसा होता है, वहाँ पर ग्रासलैंड ज़्यादा होते हैं। एरियाज जिसकी स्कांटी रेनफॉल होती है यानी कम रेनफॉल होती है वो डेजर्ट होते हैं और उनकी कहते हैं जीरोफिटिक वेजिटेशन होती है, यानी कि कैक्टस वगैरह ज़्यादा उगते हैं वहाँ पर। इन दी सेम वे डिफरेंट वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। इसी तरीके से जो डिफरेंट वेजिटेशन है या फॉरेस्ट है वो सपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में कि उस जगह पर कैसे एनिमल्स रहेंगे। Fourth is air. We all know that air is a mixture of gases. All living beings need oxygen in order to respire. Plant need carbon dioxide for photosynthesis. Plant need nitrogen which fixed in the soil with the help of bacteria. जैसे कि आप सबको पता है कि जो एयर है वो मिक्सचर है गैसेस की, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नीड करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पायर करने के लिए, और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए, और प्लांट जो है उन्हें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है जो फिक्स होती है सॉइल में, किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से वो फिक्स होती है, नाइट्रोजन गैस जो है वो फिक्स होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो है विंड जो है वो क्या है कि जो मूविंग एयर है उसे ही हम विंड कहते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड रिजल्ट इन द ब्रेकिंग एंड द अपरूटिंग ऑफ ट्रीज। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है तो वो ट्रीज को अपरूट भी यानी कि तोड़ सकती है और उसे ब्रेक भी कर सकती है। तो फॉरेस्ट जो है वो एक्ट करते हैं एज अ विंड ब्रेकर्स और रिड्यूस करते हैं डैमेज कॉज्ड बाय द हाई स्पीड विंड्स। जो देखिए जो फॉरेस्ट है वो क्या करेंगे, एक बैरियर की तरह काम करेंगे जिससे विंड जो है वो ब्रेक होगी और कम डैमेज होगा जो कॉज हो रहा है हाई स्पीड विंड से। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द कॉन्स्टेंट डायरेक्शन कैन कॉज परमानेंट चेंज इन द शेप ऑफ द ट्री। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेंगी और कॉन्स्टेंट डायरेक्शन में तो वो एक परमानेंट चेंज ला देंगी इन द शेप ऑफ ट्री, मतलब कि डिफॉर्मेशन हो जाएगी, जो ट्री है वो टूट जाएंगे। और दिस डिफॉर्मेशन इज कॉमनली सीन इन द ट्रीज ग्रोइंग इन द माउंटेन क्रेस्ट एंड अलोंग द कोस्ट। अब देखिए अगर एक ही डायरेक्शन में जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो ब्लो करेगी तो क्या होगा कि जो ट्री है उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी परमानेंट चेंज हो जाएगी। और ये कॉमनली जो ये डिफॉर्मेशन जो है ये ज़्यादातर हमें दिखती है उन ट्रीज में जो ग्रो करते हैं माउंटेन्स में और अलोंग दी कोस्ट में। विंड ऑल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन एंड द सीड डिस्पर्सल। विंड कॉज सॉइल इरोजन विच इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एज द फर्टाइल टॉप सॉइल इज लेफ्ट। देखिए जो विंड है वो हेल्प करता है पॉलिनेशन में और सीड डिस्पर्सल में भी। अब जो विंड है वो सॉइल इरोजन भी कॉज करती है जो हार्मफुल है प्लांट के लिए, क्योंकि जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फिफ्थ, फायर। फायर में कॉज्ड
बाय द लाइटनिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी। देखिए जो फायर है वो कॉज हो सकती है लाइटनिंग की वजह से, यानी कि बिजली कड़कने की वजह से, बिजली की वजह से, या वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। मोस्ट ऑफ द फायर आर कॉज्ड बाय द मैन और बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्री सरफेस। देखिए ज़्यादातर जो फायर है वो कॉज होती है बाय द मैन, और या तो फ्रिक्शन हो जाए दो ट्री सर्फेसिस के बीच में। फायर कॉजेज सीवियर डैमेज टू द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्लेस। जो फायर है वो सीवियर डैमेज कॉज करती है उस एरिया के फ्लोरा और फौना को। समटाइम्स जो हैबिटेट है उसे नॉर्मल होने में कई साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। Interaction between biotic and abiotic components in a habitat. We have already learned how biotic component in a habitat affect the abiotic component. देखिए हमने ये पढ़ा कि कैसे जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो अफेक्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। जैसे कि प्लांट है उनको सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए और सॉइल में ग्रो करने के लिए। उसी तरीके से जो एनिमल है उनको फूड और वाटर और ऑक्सीजन चाहिए होता है रहने के लिए। इसीलिए जो बोथ प्लांट और एनिमल है उनको एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज भी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड एंड आर डिपेंडेंट ऑन दी बायोटिक कॉम्पोनेंट। जितने भी एबायोटिक कॉम्पोनेंट है ये सारे अफेक्टेड भी बायोटिक कॉम्पोनेंट से ही होते हैं और डिपेंडेंट भी बायोटिक कॉम्पोनेंट से ही होते हैं। देखिए ये डायग्राम में इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। देखिए जो ह्यूमन बीइंग है वो किस पे डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ठीक है। और प्लांट को क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और वाटर हमें प्लांट को सॉइल से मिलता है, और डिकम्पोजर जो है वो अपना फूड ले लेते हैं, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।